हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई प्रेप। सो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इन्फ्लेशन, रिसेशन एंड डिफ्लेशन की बात की थी। इन्फ्लेशन क्यों होता है, डिफ्लेशन क्यों होता है, रिसेशन क्यों आता है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन तो सब लोग जानते हैं क्या होता है, महंगाई। ठीक है, इन्फ्लेशन के बारे में सब लोग जानते हैं इंडिया में। डिफ्लेशन यहाँ पे कम सुनने में आता है। क्यों? क्योंकि डिफ्लेशन इंडिया में कभी आया ही नहीं। ठीक है, इधर अभी क्या है कि कोविड की वजह से थोड़ा सा डिफ्लेशन जैसा फ़र्क देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि लोग थोड़ा सा क्या हो रहे हैं, अभी पैसे बचा रहे हैं, क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाए। ठीक है, इस वजह से तो डिफ्लेशन का जो अभी इफ़ेक्ट है वो अभी देखने को मिल रहा है, अभी इधर कुछ 1-2 सालों में। ठीक है, वरना तो इंडिया में कभी डिफ्लेशन की बात होती ही नहीं। क्यों? क्योंकि इंडिया में कभी डिमांड की कमी आती ही नहीं है। इंडिया में सब मतलब मरभुक्के टाइप के बैठे हैं लोग। ठीक है, मतलब क्या है कि हमेशा ही डिमांड करते रहते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास क्या है, इंडिया में है। ठीक है, क्योंकि हायर क्लासेस हो सकता है डिमांड अपनी कम करें, और पुअर तो क्या ही डिमांड करेगा। ठीक है, वो तो सिर्फ अपना गुजर बसर कर रहा है। ठीक है, तो वो तो सिर्फ क्या कर रहा है, अपना बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ को पूरा कर रहा है, पुअर पीपल। ठीक है, तो वो तो डिमांड उतना नहीं कर सकते। मगर सबसे ज़्यादा इंडिया में डिमांड किसकी वजह से होती है? मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, और वो सबसे ज़्यादा भरा पड़ा है इंडिया में। क्लियर है? तो इस वजह से डिफ्लेशन का फ़र्क जो होता है, इफ़ेक्ट जो होता है, वो इंडिया पे यहाँ पे देखने को इतना नहीं पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है डिफ्लेशन का इफ़ेक्ट? वो हमने बताया था प्रीवियस क्लास में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में। कहाँ पे होता है? डेवलप्ड कंट्रीज़ में। अच्छा, रिसेशन क्या होता है? रिसेशन क्या बताया था कि डिफ्लेशन आने के बाद जो चीज़ आती है उसको कहते हैं हम लोग रिसेशन। क्लियर है? डिफ्लेशन आने के बाद जो चीज़ आती है उसको कहते हैं हम लोग रिसेशन। मगर सब लोग को डिफरेंस पता होना चाहिए डिफ्लेशन एंड रिसेशन में। डिफ्लेशन एंड रिसेशन में हमें क्या पता होना चाहिए, डिफरेंस कि क्या है ये दोनों चीज़ें। ठीक है, डिफ्लेशन हमने बताया था क्या होता है कि यहाँ पे क्या हो जाता है, प्राइसेस, जनरल प्राइसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, डिक्रीज़ हो जाते हैं। मगर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होने लगती है निगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ। निगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों होने लगती है रिसेशन में निगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ? क्योंकि हमारा क्या आ गया है, डिफ्लेशन आ गया है। ठीक है, डिफ्लेशन की वजह से ही क्या आता है, रिसेशन आता है। ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्राइसेस, क्योंकि डिफ्लेशन में क्या होता है, डिमांड कम होती है। डिमांड क्या होती है, बहुत ही कम होती है। डिमांड कम होती है तो सप्लाई भी, प्रोडक्शन जो सेंटर्स हैं वो सप्लाई भी कम करना चाहेंगे। इंडस्ट्रीज सप्लाई कम करेंगी, सप्लाई कम करेंगी तो लोगों को निकालेंगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ऐसे ही क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता रहेगा और फिर क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन कम होता रहेगा। क्लियर है? सबको समझ आ रहा है? सप्लाई लगातार कम होती जा रही है, प्रोडक्शन कम होता जा रहा है। इस वजह से हमारा क्या हो रहा है, निगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे कि पिछले साल मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए का प्रोडक्शन हुआ था। 1 लाख रुपए का प्रोडक्शन हुआ था 2020 में, और इस बार क्या हुआ है, 80,000 रुपये का क्या हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ग्रोथ नहीं हुई, हमारा क्या हो गया, निगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई। यहाँ पे देख सकते हैं कि 20,000 रुपये जो है उनका क्या हुआ है, 20,000 रुपये का 20,000 रुपये से प्रोडक्शन क्या हो गया है, कम हो गया है। क्लियर है? ये बात सबको समझ आ गया। तो डिफ्लेशन क्या होता है, प्राइसेस डिक्रीज़ होते हैं वहाँ पे। और रिसेशन क्या होता है, वो आता है कब, जब डिफ्लेशन आ जाता है उसके बाद रिसेशन आता है, और रिसेशन में निगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। ये क्लियर होना चाहिए। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, ये कल का मैंने बता दिया थोड़ा सा। और एक बात ये बतानी है कि जो जीडीपी होती है, जीडीपी क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या बताया था, कल बताया गया था कि टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एनी कंट्री, उसको कहते हैं हम लोग जीडीपी। मगर जीडीपी में जो भी फॉरेन एम्बेसीज़ वर्क कर रही हैं, जैसे इंडिया की जीडीपी की बात करें तो इंडिया में जो फॉरेन एम्बेसीज़ वर्क कर रही हैं इंडिया के अंदर, उनका प्रोडक्शन इंडिया की जीडीपी में काउंट नहीं होगा, बल्कि जो इंडियन एम्बेसीज़ फॉरेन कंट्रीज़ में काम कर रही हैं उनका प्रोडक्शन इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा। ये प्रीवियस क्लास में आप देख लेना। ठीक है, वहाँ पे मैंने नोट्स में भी लिख दिया है। ये बात सबको समझ आ गई है? अब आगे आते हैं आज के टॉपिक पे। अब सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि क्या बताया था फर्स्ट लेक्चर में, क्या बताया था कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्या होता है। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है?
फैक्टर कॉस्ट क्या होता है कि किसी भी गुड को बनाने में, ठीक है, कोई भी चीज़ को बनाने में जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, इनका जो कॉस्ट है उसको कहते हैं हम लोग फैक्टर कॉस्ट। तो किसी भी चीज़ को बनाने में जो फैक्टर को ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट है उसको कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। और मार्केट प्राइस क्या होता है, जब फैक्टर कॉस्ट पे क्या लग जाते हैं, टैक्सेस। और कौन से टैक्सेस, टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। अगर सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, सर्विस टैक्स लगेगा। और अगर गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है तो वहाँ पे क्या लगेगा, गुड्स वाला टैक्स लगेगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्साइज ड्यूटी। क्लियर है। तो जनरली इंडिया में जो गुड्स एंड सर्विसेज वाला टैक्स उसको क्या कहा जाता है, यहाँ पे GST कहा जाता है। क्लियर है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्लियर है ये बात। तो ये किस तरह का टैक्स है, ये जो यहाँ पे टैक्सेस की बात हो रही है, किस तरह के टैक्सेस हैं, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। ये कैसे होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये आगे टैक्सेशन में सब बताया जाएगा टैक्सेशन की क्लास में। क्लियर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जब फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर दिए जाते हैं, या कि जो कि क्या है, हमारे गुड्स एंड सर्विसेज पे लगने वाले टैक्स हैं, तब हमारा क्या हो जाता है, जो प्राइस आता है उसको कहते हैं हम लोग मार्केट प्राइस। क्लियर है। ये तो हमने एक इंडिविजुअल लेवल पे बात की थी कि जैसे एक हमने पेन बनाया था और पेन पे क्या लगाया, कुछ टैक्स लगाया था और हमारा क्या आ गया था, मार्केट प्राइस। मगर जब हम ओवरऑल लेवल पे बात करते हैं, जब कंट्री लेवल पे बात करते हैं, तो हमारा सिर्फ टैक्सेस को नहीं देखते, वहाँ पे हम देखते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, जैसे इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, अभी बताया था, GST इनडायरेक्ट टैक्स है। ये सब कब बताया जाएगा, टैक्सेशन की क्लास में। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, हमारे GST है इंडिया में। क्लियर है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़। अब सब्सिडीज़ का क्या रोल है, सब्सिडीज़ क्यों दी जाती हैं, ये हम लोग कब आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। सब्सिडीज़ जब हम टैक्सेशन पे आएंगे तब हम सब्सिडीज़ के बारे में बताएंगे, सब्सिडीज़ क्यों दी जाती हैं। क्लियर है, ये बात सबको समझ आ गई है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़। अब आते हैं यहाँ पे GDP जो होती है हमारी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर ये फैक्टर कॉस्ट पे निकाली जा रही है। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, अभी बताया, जो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में जो हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट है उसको कहते हैं हम लोग फैक्टर कॉस्ट। तो GDP अगर फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट की जा रही है और उसको क्या लाना है, हमें GDP एट मार्केट प्राइस लाना है। हमें कहाँ लाना है, GDP एट मार्केट प्राइस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे वहाँ पे किया गया था कि फैक्टर कॉस्ट पे क्या ऐड किया गया था, टैक्सेस ऐड किए गए थे, तो यहाँ पे हम लोग क्या ऐड करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। हम लोग यहाँ पे क्या ऐड करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर है। इंडिया में जो क्राइटेरिया है GDP को कैलकुलेट करने का, वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं कहाँ पे, मार्केट प्राइस पे। कहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, मार्केट प्राइस पे। तो अगर कभी कोई पूछे कि GDP एट फैक्टर कॉस्ट वर्सेस GDP एट मार्केट प्राइस, इन दोनों में कौन बेटर ग्रोथ को दिखाता है, कौन बताता है कि ज़्यादा ग्रोथ हुई है कंट्री में। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बेस्ट क्राइटेरिया क्या होगा, हमारा बेस्ट क्राइटेरिया क्या होगा, GDP एट फैक्टर कॉस्ट। ये हमारा क्या है, बेस्ट क्राइटेरिया है ग्रोथ को, बेस्ट क्राइटेरिया है ग्रोथ को कैलकुलेट करने का, कैलकुलेशन ऑफ ग्रोथ को कैलकुलेट करने का, ये क्या है, हमारा बेस्ट क्राइटेरिया है। क्यों है बेस्ट क्राइटेरिया, क्योंकि यहाँ पे GDP एट मार्केट प्राइस में क्या हो जाता है, टैक्सेस ऐड हो जाते हैं, टैक्सेस का भी हम वैल्यू ऐड करने लगते हैं। तो वो एक्चुअली में टैक्सेस का प्रोडक्शन तो नहीं हुआ, वो तो ज़बरदस्ती दे रहे हैं हम लोग। क्लियर है। तो प्रोडक्शन सिर्फ कहाँ पे हुआ है, किस फैक्टर कॉस्ट में ही क्या हुआ है, प्रोडक्शन की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू है। क्लियर है ये बात। तो बेस्ट क्राइटेरिया क्या है कैलकुलेशन ऑफ ग्रोथ का, GDP एट फैक्टर कॉस्ट। मगर इंडिया में क्या कैलकुलेट किया जाता है, GDP एट मार्केट प्राइस। तो सबको पता ही है इंडिया में क्या है, सब चीज़ क्या है, छलावा है, ठीक है, दिखावा है और कुछ नहीं है। तो ये सब लोग, सबको समझ आ गई ये बात। अब आते हैं हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, एग्जांपल से समझ लेते हैं, अगर जिसको नहीं समझ आ रहा है उसको बता देते हैं, एग्जांपल बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इंडिया में शर्ट जो प्रोड्यूस हुई उसका फैक्टर कॉस्ट कितना था, 100 रुपये।
इंडिया में शर्ट प्रोड्यूस हुई, उसका फैक्टर कॉस्ट कितना था, 100 रुपये। अब उसमें क्या किया हमने, मान लेते हैं हमने 10 रुपये टैक्स लगा दिया, तो हमारा जीडीपी जो हो गई, प्रोडक्शन जो हो गया वो कितने का हो गया, 110 रुपये का हो गया। इसको कहते हैं हम लोग, हमारा क्या आ गया, मार्केट प्राइस आ गया प्रोडक्शन का, या जीडीपी का क्या आ गया है, मार्केट प्राइस। क्लियर है। अब मान लेते हैं कि 100 रुपये पे ही हमने क्या लगा दिया, 20 रुपये टैक्स लगा दिया, और इस बार क्या आ गया, हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आ गया, 120 आ गया, जीडीपी कितनी आ गई मार्केट प्राइस पे, 120 आ गई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि प्रोडक्शन सिर्फ कितने का हुआ है, दोनों ही केस में 100 रुपये का हुआ है, मगर जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या हो जा रहा है, 110 हो जा रहा है, एक में 120 हो जा रहा है। तो ये सही क्राइटेरिया नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन कौन दिखा रहा है, सिर्फ प्रोडक्शन दिखा रहा है ये वाला। क्लियर है। फैक्टर कॉस्ट ही दिखा रहा है एक्चुअल प्रोडक्शन, कि 100 रुपये ही प्रोड्यूस हुए थे, आप टैक्स लगा के क्या जीडीपी को कितना दिखा रहे हो, 110 रुपये दिखा रहे हो और 120 रुपये दिखा रहे हो। क्लियर है। तो बेस्ट क्राइटेरिया ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ग्रोथ क्या है हमारा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर है। अब आते हैं, समझ लेते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होती है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का रिमिटेंसेज इनको कहते हैं। ठीक है। रिमिटेंसेज का मतलब क्या है, जैसे कि एनआरआईज हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन जो हैं, ठीक है, जो बाहर जो काम करते हैं इंडिया के लोग, वो क्या करते हैं, वहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, पैसे सैलरी कमाते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, पैसे यहाँ इंडिया में भेजते हैं। क्यों भेजते हैं, अपनी फैमिली के लिए भेजते हैं, या जो भी भेजते हैं, ठीक है, क्लियर है, या हो सकता है चैरिटेबल पर्पसेस के लिए भेजते हो। एक चीज़ यहाँ पे बता देते हैं कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि पेमेंट और एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस होता है। पेमेंट और एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है कि अगर आपका पेमेंट आपको बेनिफिट दे रहा है, ठीक है, तो वो आपके लिए क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा। क्लियर है। ऐसा पेमेंट जो आपको बेनिफिट दे वो क्या होता है, एक्सपेंडिचर। क्लियर है, सबको समझ आया। एग्जाम्पल्स हमने बहुत डिस्कस किए थे कि आप मान लेते हैं आप रेंटेड हॉस्टल में रहते हैं और आप रेंट देते हो, तो आपको वो क्या दे रहा है, आपको रहने के लिए जगह दे रहा है, तो ये पेमेंट आपको क्या हुआ, रेंट आपका क्या हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ। क्लियर है। मगर आप किसी दोस्त को देते हो पैसे और कहते हो कि 2-3 महीने बाद दे देना, तो ये आपका एक्सपेंडिचर नहीं होगा, ये सिर्फ क्या होगा, एक तरह का पेमेंट है सिर्फ। क्लियर है। क्यों, क्योंकि ये दोस्त को पैसे दे रहे हो, उससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। इकोनॉमिक टर्म्स में बात करनी है, हमें ये नहीं देखना कि उसकी हेल्प कर रहे हैं और ये सब। क्लियर है। मगर एक चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हमारा हम लोग क्या करते हैं, चैरिटी देते हैं, चैरिटेबल पर्पसेस के लिए चैरिटी देते हैं, वो किस में काउंट होती है, एक्सपेंडिचर में। वो किस में काउंट होती है, एक्सपेंडिचर में। जो हम लोग चैरिटी देते हैं वो किस में काउंट होती है, एक्सपेंडिचर में। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक्सेप्शन है। इसको हम लोग चैरिटी को एक्सपेंडिचर में काउंट करते हैं, बल्कि हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है इकोनॉमिक टर्म्स में। क्लियर है। मगर ये हमारा क्या है, एक्सेप्शन केस है कि चैरिटेबल पर्पसेस के लिए जो पैसे दिए जाते हैं उसको एक्सपेंडिचर में काउंट किया जाता है। ये एक पॉइंट बताना था, इसलिए बता दिया अभी। अब आते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है। अभी बताया कि एनआरआईज जो वर्क करते हैं वो क्या पैसे भेजते हैं, तो पैसे भेजते हैं किस लिए भेजते हैं, अपनी क्या कहते हैं, फैमिली के लिए भेजते हैं। क्लियर है, ये बात सबको समझ आ रहा है। तो जो पैसे आ रहे हैं, ठीक है, जो पैसे आ रहे हैं उसको कहते हैं फैक्टर इनकम। जो पैसे आ रहे हैं उसको कहते हैं हम लोग फैक्टर इनकम। ये हमारा क्या इकोनॉमिक टर्म है, उसको जनरल टर्म क्या कहते हैं, रेमिटेंसेस। क्लियर है, ये बात सबको समझ आ रही है। अब वैसे ही कुछ लोग फॉरेन कंट्रीज़ के कुछ लोग इंडिया में काम कर रहे हैं, वो भी क्या करेंगे, पैसे भेजेंगे अपनी कंट्रीज़ में अपने लोगों के लिए। क्लियर है, अपनी फैमिली के लिए। इनफ्लो जब हम लोग क्या कर देते हैं, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो कर देते हैं, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो कर देते हैं। इनफ्लो का मतलब क्या है कि जो बाहर से पैसा आ रहा है, जो एनआरआईज भेज रहे हैं, जो एनआरआईज भेज रहे हैं। और आउटफ्लो का मतलब जो फॉरेन रेसिडेंट हैं इन इंडिया, वो पैसा क्या कर रहे हैं, अपनी कंट्री में भेज रहे हैं, अपने लोगों के लिए भेज रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए भेज रहे हैं। क्लियर है। तो इंडिया हमेशा ही क्या है, इस चीज़ में हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव। नेट फैक्टर इनकम इंडिया की क्या रहती है, हमेशा ही पॉजिटिव रहती है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या कहते हैं हम लोग, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। इनफ्लो मतलब जो बाहर से पैसा आ रहा है, और आउटफ्लो का मतलब जो
यहाँ इंडिया से बाहर पैसा जा रहा है। कौन भेज रहा है? जो फॉरेन रेसिडेंट्स हैं, जो फॉरेन लोग हैं, इंडिया में वर्क कर रहे हैं, वो अपने लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए पैसा भेज रहे हैं। क्लियर? तो इंडिया के केस में ये हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है। और अभी पिछले साल का डेटा था कि इंडिया जो है रेमिटेंसेस में क्या है? नंबर 1 पे है, और नियरली 79 बिलियन डॉलर्स हमें क्या आया था? रेमिटेंसेस आए थे। क्लियर है? तो इंडिया नंबर 1 पे है, टॉप स्पॉट पे है, किसमें? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से। क्लियर है? ये चीज़ सबको समझ आ गई। ऐसे ही एक पॉइंट और बता देते हैं इसकी, मतलब वो पॉइंट इसलिए दिमाग में आ गया तो बता रहे हैं। ठीक है। जैसे कि एक होता है नॉन रेसिडेंट इंडियन और एक होता है ओवरसीज़ सिटीजन्स ऑफ इंडिया। एक क्या होते हैं? ओवरसीज़ सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ओवरसीज़ सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ये क्या होते हैं? ये कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिनके पास सिटीजनशिप क्या है? किसी दूसरी कंट्री की है। जैसे हमारे क्या है? अक्षय कुमार। ठीक है। अक्षय कुमार के पास सिटीजनशिप जो है वो किसकी है? कनाडा की है। मगर वो कहाँ वर्क कर रहे हैं? किसके लिए वर्क कर रहे हैं? इंडिया के लिए वर्क कर रहे हैं। क्लियर है? तो इन लोगों को कहते हैं ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ये हमारे सिटीजन्स नहीं हैं, ये क्या कहते हैं इनको? ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इनके पास सिटीजनशिप किसकी है? सिटीजनशिप किसकी है? अदर कंट्री की है। सिटीजनशिप किसकी है? अदर कंट्री की है। मगर वर्क कहाँ कर रहे हैं? इंडिया में कर रहे हैं। प्रोडक्शन कहाँ कर रहे हैं? इंडिया में कर रहे हैं। क्लियर है? प्रोडक्शन कहाँ कर रहे हैं? प्रोडक्शन विद इन इंडिया कर रहे हैं। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो भी कर रहे हैं। क्लियर है ये बात? तो ये एक पॉइंट ऐसे दिमाग में आ गया तो बता दिया। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहली बात हमें इंपॉर्टेंट क्या था यहाँ पे आज की क्लास के लिए? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होती है? जो भी हम लोग क्या करते हैं, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो जो होता है वो हमारे लिए क्या हो जाता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है। एनआरआईज जो पैसा भेजते हैं, तो एनआरआईज हमारे जो हैं वो बहुत हमारी हेल्प कर रहे हैं। कितना? 79 बिलियन डॉलर पैसा भेज दिया पिछले साल। ठीक है। और इंडिया से बाहर पैसा बहुत कम ही जाता है। ठीक है। फॉरेन रेसिडेंट्स इंडिया में बहुत कम ही है। ठीक है। तो जनरली हमारा जो ये चीज़ फैक्टर होती है, ये इनफ्लो जो होता है, ये यहाँ पे इंडिया में डोमिनेट करता है। अब आते हैं हम लोग जीएनपी पे। ठीक है। जीएनपी क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से क्या मतलब है? जब हम जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एनएफआई जोड़ देते हैं। एनएफआई अभी क्या बताया? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर है? जीडीपी में जब क्या जोड़ दिया जाता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये जब जोड़ दिया जाता है तो क्या आ जाता है हमारे पास? जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्लियर है? सीधा सा एक कॉन्सेप्ट है वो बता देते हैं, सब लोग हमेशा याद रखेंगे। ठीक है। डोमेस्टिक से जब भी क्या चाहिए हो आपको? नेशनल चाहिए हो। ठीक है। डोमेस्टिक से कहाँ जाना है आपको? नेशनल। जैसे यहाँ डोमेस्टिक का क्या मतलब है? ये क्या है हमारे लिए? ये डोमेस्टिक दिया हुआ है ना, ये क्या लिखा हुआ है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ पे एन क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो जब हमको डोमेस्टिक से नेशनल जाना हो, मतलब डोमेस्टिक को कन्वर्ट करना हो किसमें? नेशनल में, तो बस क्या कर दो? एनएफआई ऐड कर दो। एनएफआई क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर है? ये अभी डिस्कशन किया है, सबको समझ आ गया। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को अगर डोमेस्टिक मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डोमेस्टिक में ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा? नेशनल, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। क्लियर है? सबको समझ आ रहा है? अब जीडीपी वर्सेस जीएनपी देख लेते हैं। जीडीपी वर्सेस जीएनपी दोनों में अगर पूछा जाए कि ग्रोथ का कौन सा, ग्रोथ के लिए बेस्ट क्राइटेरिया कौन है, कौन ग्रोथ को सही मायनों में दिखा रहा है? ठीक है। तो हमारे लिए जीडीपी बेस्ट क्राइटेरिया होगा या जीएनपी होगा? बताओ क्या होना चाहिए? जीडीपी होना चाहिए या जीएनपी होना चाहिए? अभी हमने बताया कि जीएनपी में क्या काउंट होता है? जीएनपी में क्या काउंट होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो कि एक्चुअली में प्रोडक्शन कहाँ हुआ? इंडिया में तो नहीं हुआ, वो कहाँ हुआ है? बाहर कंट्रीज़ में हुआ है। तो ये क्या हो गया? तो इसलिए जीएनपी हमारे लिए नॉट अ गुड क्राइटेरिया। क्यों? ये एक अच्छा क्राइटेरिया क्यों नहीं है? किस लिए नहीं है? क्योंकि ये इसमें ऐड क्या हो रहा है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो बाहर से पैसा कमा के भेजा गया है, प्रोडक्शन बाहर हुआ है,
बस खाली पैसा यहाँ पे आ रहा है, प्रोडक्शन यहाँ नहीं हुआ। तो इसलिए यहाँ पे ग्रोथ का क्राइटेरिया सबसे अच्छा क्या है इस केस में, जीडीपी है। ठीक है, जीडीपी है, जीएनपी नहीं है। क्लियर है, ये बात सबको समझ आ रहा है। जीडीपी, और जीडीपी में भी सबसे अच्छा क्राइटेरिया कौन सा है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जो पहले बताया था। क्लियर है, सबको समझ आ गया। अब आगे आते हैं, देखते हैं क्या होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन फर्स्ट क्लास में बताया था थोड़ा सा कि क्या होता है डेप्रिसिएशन, कि जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं हमारे, फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, जैसे कि हमारा लैंड हो गया, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स क्या हो गए हमारे, जैसे लैंड हो गया, मगर फिक्स्ड डिप्रिसिएशन में कभी लैंड का डिप्रिसिएशन नहीं होता। ठीक है, ये मैंने ऐसे बोल दिया। ठीक है, लैंड का कभी डिप्रिसिएशन नहीं होता है। क्लियर है, जैसे हमारे क्या फिक्स्ड एसेट्स का मतलब, जैसे हमने कोई कार खरीदी और उसका क्या हो गया, चार मान लेते हैं 5 लाख की खरीदी, और 5 साल बाद हम बेच रहे हैं। अब कार के नए मॉडल आ जाएंगे, अब फिर से आप 5 साल बाद 5 लाख की थोड़ी बेचोगे, कम में बेचना पड़ेगा। तो ये क्या कहते हैं कि हमारा कार का क्या हो गया है, प्राइसेस क्या हो गए हैं, डिप्रिशिएट कर गए हैं। मतलब हमने 5 लाख की कार खरीदी थी, बेचना पड़ रहा है कितना, 3 लाख में, तो 2 लाख का क्या हो गया, 2 लाख का क्या हो गया, डिप्रिशिएशन हो गया। क्लियर, ये बात सबको समझ आ गई। तो ऐसे ही अगर कंट्री लेवल पे देखें, ये तो हमने एक नॉर्मल लेवल पे देखा, माइक्रो लेवल पे, अगर मैक्रो लेवल पे देखें, मैक्रो लेवल पे, कंट्री लेवल पे, तो डिप्रिशिएशन का क्या मतलब है। इंडिया में क्या होता है, इंडिया में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, गवर्नमेंट प्रोडक्शन करती है, मान लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, रोड्स बनाती है, रोड्स ब्रिजेस ये सब बनाती है। अब रोड्स की वैल्यू जो है, मान लेते हैं आज रोड बनी, आज रोड कंप्लीट हो गया, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, और रोड को बनने में लगा मान लेते हैं 1 लाख करोड़ रुपए, एक अच्छे प्रोजेक्ट को बनने में लगे। क्लियर है, अब 1 साल बाद क्या होगा, रोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, रोड का वियर एंड टीयर भी होगा, रोड ख़राब होगी। ठीक है, सबको समझ आ रहा है। तो अब 1 लाख करोड़ की एक्चुअल वैल्यू कितनी हो गई, मान लेते हैं 95,000 करोड़ हो गई। क्लियर है, तो कितने का डिप्रिसिएशन हुआ है यहाँ पे, 5,000 करोड़ का क्या हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया। क्लियर है, तो ये हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, इनका क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स का क्या होता है, डिप्रिसिएशन होता है, रोड्स ब्रिजेस। ठीक है, अब डिप्रिसिएशन में कंट्री लेवल पे और क्या आता है, जैसे मान लेते हैं अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो गया, बिल्डिंग्स सब ख़राब हो गई, फ्लड्स आ गए, ये सब क्या आता है हमारा, फ्लड्स आ गए, ये सब क्या होता है हमारा डिप्रिसिएशन में आता है। ये बात सबको समझ आ गई। अब मान लेते हैं एक एग्जांपल समझते हैं कि डिप्रिसिएशन और ग्रोथ में कैसा रिलेशन है। अगर मान लेते हैं 1 लाख रुपए का क्या हुआ है, प्रोडक्शन हुआ था पिछले साल, 1 लाख रुपए का क्या हुआ था प्रोडक्शन, और अभी इस वक्त वही सारी वैल्यूज़ जो हैं, जो प्रोडक्शन हुआ था उसकी एक्चुअल वैल्यू 1 साल बाद क्या हो गई, ये 2020 की थी, इस बार क्या हो गई 90,000 क्या हो गई है, उसकी एक्चुअल वैल्यू हो गई उस प्रोड्यूस की। क्लियर है, ये हमारा क्या हो गया 2021 में। क्लियर है, ये बात सबको समझ आ गई। 1 लाख का प्रोडक्शन हुआ था, 1 लाख रुपए का क्या हुआ था, प्रोडक्शन हुआ था, और अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई है, उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 90,000 हो गई है। क्लियर है, ये बात सबको समझ आ रहा है, इतना सबको क्लियर है। 1 लाख का प्रोडक्शन हुआ, अब किस में आ गए हम लोग, 90,000 में आ गए। क्लियर है, 90,000 आ गए, तो 10,000 का क्या हो गया, 10,000 का क्या हो गया है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन हो गया है। अब अगर कंट्री को ग्रो करना है तो डेप्रिसिएशन से क्या होगा, डेप्रिसिएशन से ज़्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए, डेप्रिसिएशन से ज़्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए, तभी कंट्री क्या करेगी, ग्रो करेगी, वरना नहीं ग्रो कर पाएगी। सबको समझ आ रहा है ये बात, ये बात सबको समझ आ रही है, क्लियर है इतना। तो डेप्रिसिएशन से अगर ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तभी क्या होगी, कंट्री ग्रो करेगी। क्लियर, अब आते हैं हम लोग एनडीपी पे। एनडीपी क्या होती है, एनडीपी क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से हम लोग कहाँ आ रहे हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आना है, तो कुछ नहीं करना है, क्या कर देना है,
माइनस डेप्रिसिएशन कर देना है। क्या कर देना है? माइनस डेप्रिसिएशन। ये बात सबको क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो जीडीपी से हम लोग को कहाँ पे आना है? एनडीपी पे आना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हमें क्या कर देना है? माइनस कर देना है डेप्रिसिएशन। क्लियर? डेप्रिसिएशन को निगेटिव कर देना है। सीधा सा एक फंडा है वही सेम यहाँ पे, ग्रॉस से नेट पे आना है। ग्रॉस मतलब ये क्या था यहाँ पे? जी क्या था? ग्रॉस। और हमें कहाँ आना है? नेट। क्लियर है? तो ग्रॉस से कहाँ आना है? नेट पे आना है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे आना है। तो बस कुछ नहीं करना है, ग्रॉस में क्या कर दो? माइनस डेप्रिसिएशन। तो ये क्या हो जाएगा? नेट हो जाएगा। क्लियर है? ये सबको समझ आ गया है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे आना है, तो क्या कर देना है? डेप्रिसिएशन कर देना है। बहुत ही सिंपल है। अब आते हैं यहाँ पे नेट नेशनल प्रोडक्ट पे, एनएनपी। एनएनपी क्या होता है? तो एनडीपी से हम लोग को क्या जाना है? एनएनपी पे जाना है। मान लेते हैं हमें एनडीपी से कहाँ जाना है? एनएनपी पे जाना है। अब यहाँ पे एनडीपी में ये डी क्या है? डी क्या है? डोमेस्टिक है। एन क्या है? नेट है। ये पहले बताया। अभी एनडीपी में क्या है? ये क्या है? ये नेट है ना। तो एन में एनडीपी में एन क्या है? नेट है। डी क्या है? डोमेस्टिक। अब हमें डोमेस्टिक से ये एन क्या है? नेशनल पे जाना है। तो अभी बताया, पहले बताया कि डोमेस्टिक से नेशनल में जाना हो तो क्या कर देना होता है? डोमेस्टिक से नेशनल में जाना हो तो क्या कर देना होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या कर देना है? ऐड कर देना होता है। तो डी को कन्वर्ट करना है एन में, डी को कन्वर्ट करना है एन में, तो क्या कर दें? यहाँ पे एन एफ आई को ऐड कर देते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्लियर है? बहुत सिंपल है। ठीक है, सबको समझ आ रहा होगा। अब आते हैं हम लोग जीएनपी से अगर एनएनपी पे जाना है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट पे जाना है। क्लियर है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से हमें कहाँ जाना है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्लियर है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट अभी बताया था पहले। ठीक है, सब लोग देख लेंगे जाके। जीएनपी से हमें कहाँ जाना है? एनएनपी पे जाना है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से जाना है एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट पे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? ग्रॉस से नेट जाना है तो क्या करते हैं हम लोग? ग्रॉस से नेट जाना है तो क्या कर देते हैं? माइनस डेप्रिसिएशन कर देते हैं। अभी बताया था। क्लियर है ये बात? माइनस डेप्रिसिएशन मतलब निगेटिव कर देते हैं। ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं तो क्या आ जाता है? नेट आ जाता है। तो जीएनपी से एनएनपी पे जाना है तो क्या कर देना होगा? डेप्रिसिएशन को घटा देना होगा और हमारा क्या आ जाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। क्लियर है ये बात? इसमें कोई डाउट तो नहीं है, सबको समझ आ गया है। तो ये हमारा क्या हो गया? इतना हमारा ये चीज़ें डिस्कस हो गई हैं। अब आगे आते हैं हम लोग जीडीपी डिफ्लेटर पे। क्लियर है? अब आते हैं जीडीपी डिफ्लेटर पे। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? एक हमारा रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव कॉन्सेप्ट मतलब जीडीपी डिफ्लेटर हमेशा एक पर्टिकुलर ईयर से कंपेयर करेंगे हम चीज़ों को। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, अब इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं फिर अभी समझाते हैं। ठीक है, ये क्या देता है? गिव्स द रियल वैल्यू ऑफ जीडीपी कंपेयर्ड टू ए फिक्स्ड ईयर। ठीक है, वही जो अभी बताया, ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट। रिलेटिव कॉन्सेप्ट मतलब कि 2011 को हम बेस बना रहे हैं। ठीक है, और 2012 की जीडीपी देख रहे हैं या 2020 की जीडीपी देख रहे हैं। क्लियर है? तो 2011 को बेस बनाया गया है और 2020 की जीडीपी कंपेयर की जा रही है। क्लियर है? ये बात सबको समझ आ गया है। तो ये एक तरह से क्या है? रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। और ये क्या देता है? रियल वैल्यू ऑफ जीडीपी देता है एज़ कम्पेयर टू ए फिक्स्ड ईयर। क्लियर है? ये बात सबको समझ आ गया। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, सबको समझ आ जाएगा। 2020 में मान लेते हैं सिर्फ एक शर्ट बनी थी और उसका प्राइस कितना था? 100 रुपये था। उसका प्राइस कितना था? 100 रुपये था। 2020 की जीडीपी को हम अब कंपेयर करेंगे 2021 की जीडीपी से। 2020 की जीडीपी को हम लोग कंपेयर करेंगे अब 2021 की जीडीपी से। क्लियर है? तो पिछली बार एक शर्ट बना था, उसका प्राइस कितना था? 100 रुपये। इस बार भी एक ही शर्ट बना और उसका प्राइस कितना हो गया? 120 रुपये। इस बार महंगा क्यों हो गया? इस बार 120 रुपये का शर्ट क्यों बना?
क्योंकि हमारा क्या हो गया, लेबर महंगा हो गया और कैपिटल क्या हो गया, महंगा। कैपिटल मतलब मनी हो गया महंगा। मनी का मतलब इंटरेस्ट लोन पे क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। क्लियर है। तो ये दोनों चीज़ें क्या हो गई, कॉस्टली। पिछले साल के कंपैरिजन में लेबर और कैपिटल क्या हो गया, महंगा हो गया। इस वजह से शर्ट की वैल्यू कितनी हो गई है, 120। तो दिखाने के लिए हमारा जीडीपी कितनी हो गई, 120 रुपये, मगर एक्चुअल वैल्यू अभी भी कितनी है, 100 रुपये। एक्चुअल वैल्यू जीडीपी की कितनी है, अभी भी 100 रुपये। क्लियर है, क्योंकि वही शर्ट बनाया गया है, सेम वही शर्ट बनाया गया है, और मगर इस बार 120 रुपये का पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लेबर और कैपिटल क्या हो गया, महंगा हो गया है। क्लियर है, ये बात सबको समझ आ गया। तो एक्चुअल वैल्यू कितनी है उस शर्ट की, अभी भी कितनी है, 100 रुपये, मगर दिखने में कितना हो गया, जीडीपी कितनी हो गई, 120 रुपये, और पिछले साल की जीडीपी कितनी थी, 100 रुपये। तो ये 120 रुपये जो है, ये हमारा रियल वैल्यू नहीं है। ये हमारा क्या नहीं है, ये हमारा रियल वैल्यू नहीं है जीडीपी का। क्लियर है ये बात। इसको सही करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, जीडीपी डिफ्लेटर की। ठीक है, ये क्या कर देता है, ये रियल वैल्यू ऑफ जीडीपी देता है एज़ कम्पेयर टू ए फिक्स्ड ईयर। क्लियर है, सबको समझ आ गया है। यहाँ पे इसमें कोई डाउट तो नहीं है कि 120 रुपये का क्या था, शर्ट हो गया 2021 में, किस वजह से हो गया, क्योंकि लेबर कैपिटल हो गया कॉस्टली। ठीक है, और वही शर्ट पिछले साल कितने का बन रहा था, 100 रुपये का बन रहा था। तो दिखाने के लिए 120 रुपये का प्रोडक्शन हुआ, मगर एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है, 100 रुपये ही है। तो ये क्या है, हमारी 100 रुपये क्या है, रियल वैल्यू ऑफ जीडीपी है। और ये कैसे मिलती है, जीडीपी डिफ्लेटर से मिलती है। क्लियर है। अब आगे आते हैं हम लोग नॉमिनल जीडीपी पे। नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, ये क्या करती है, इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करती, एडजस्ट नहीं किया जाता, इसमें नहीं किया जाता है। क्लियर है, नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया जाता है। इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया जाता है, क्या मतलब हुआ, जैसे अभी पिछला एग्जांपल था। ठीक है, इट इंक्लूड्स द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है, विदाउट एडजस्टिंग द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। नॉमिनल जीडीपी में हम लोग इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करते हैं। अब जैसे पिछले एग्जांपल में भी बताया कि शर्ट की वैल्यू कितनी थी, 120 रुपये, मगर एक्चुअल वैल्यू कितनी है उस शर्ट की 2021 में, 2021 में कितनी हो गई थी, 120 रुपये। ठीक है, मगर एक्चुअल वैल्यू अभी भी कितनी है शर्ट की, 100 रुपये ही है। तो ये जो हमारा है 100 रुपये, ये हमारा रियल वैल्यू ऑफ जीडीपी है, और ये जो है 120 रुपये, ये हो गया, क्या हो गया, हमारा नॉमिनल जीडीपी। क्लियर है, ये बात सबको समझ आ गया। तो नॉमिनल जीडीपी में हम लोग इन्फ्लेशन को भी ऐड कर लेते हैं। क्लियर, रियल जीडीपी में हम लोग इन्फ्लेशन के इफेक्ट को हटा देते हैं, हटा के देखते हैं कि एक्चुअली में रियल वैल्यू कितनी है जीडीपी की। क्लियर है, ये बात सबको समझ आ गया। तो नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है, इन्फ्लेशन के इफेक्ट को एडजस्ट नहीं किया जाता। क्लियर है ये बात। तो जो 2021 में जो शर्ट प्रोड्यूस हुआ था उसकी वैल्यू कितनी थी, 120 रुपये। क्यों बढ़ गया था शर्ट, क्योंकि लेबर और कैपिटल महंगा हो गया था, मगर एक्चुअल वैल्यू अभी भी कितनी है उस शर्ट की, 100 रुपये है। तो ये रियल जीडीपी है, और ये जो 120 दिखाने वाली जीडीपी है, इन्फ्लेशन को ऐड कर रही है, इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं, वो क्या है, हमारा नॉमिनल जीडीपी। क्लियर है। दूसरा एक रिलेशन देख लेते हैं, बस नॉर्मल छोटा सा रिलेशन है कि नॉमिनल जीडीपी जो होता है, नॉमिनल जीडीपी जो होता है वो रियल जीडीपी इंटू जीडीपी डिफ्लेटर होता है। ये अगर फॉर्मूला कभी आ जाए तो ये कर देना है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। नॉमिनल जीडीपी जो होती है वो किसके बराबर होती है, रियल जीडीपी इंटू जीडीपी डिफ्लेटर। क्लियर है ये। अब लास्ट एक चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, सबको सब कुछ पता चल गया है। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट लगा वही क्या है, फैक्टर कॉस्ट। तो क्या है, जीवीए क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये है क्या एक्चुअली में, जीवीए जीडीपी ही है। जीवीए क्या है, ये है क्या, जीवीए जीडीपी ही है, मगर ये कहाँ पे निकाली जाती है, फैक्टर कॉस्ट पे निकाली जाती है। बस इतना डिफरेंस है जीवीए और जीडीपी में। हम लोग जो निकालते हैं, इंडिया जो निकालती है, वो जीडीपी कहाँ पे निकालती है, मार्केट प्राइस पे। क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो गया है, सारे क्या कहते हैं, सारे टर्म्स हो गए, ये इकोनॉमिक टर्म्स हैं, ये सबको पता होने चाहिए। बहुत ही सिंपल तरीके से बताया गया, सब लोग देख लेंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लेंगे वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो आपको
मिल जाएगा किस पे, टाइप्स ऑफ मार्केट पे। क्लियर है? सो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।